अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल उम्मन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि जो मसाइल जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है उसके ऊपर अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। सियासत प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि इसमें सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। तो वो सिलसिला भी साल चलता आ रहा है और आगे भी शायद जारी रहे। बहुत सारे देखने वाले पैगामात भेजते हैं, तो कोशिश होती है इन सारे पैगामात को या आपके जो सवालात की शक्ल में हम तक पहुंचती है आपकी फ़ीडबैक, उसको ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो बहरहाल आज भी कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ हालात हाज़रा के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू करना वक्त की ज़रूरत है और सुबह के वक्त जानना ज़रूरी है कि क्या कुछ हो रहा है। माह मुबारक का जैसे सिलसिले का आगाज़ हुआ, उसके साथ ही जो एक साल साल मसाइल का सिलसिला है, ख़ास तौर पर महंगाई का, उसके हवाले से बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई है और कम बेश तमाम ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स के ऊपर इन मामलात के ऊपर हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। जैसे तैसे मामला गुजर गए, माह मुबारक के तकरीबन अब अपने अख्ताम पर है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ तारीख जो हैं उसके आगाज़ का इंदिया दिया जा रहा है कि वो सिलसिला शुरू होगा, उसके क्या नताइज निकल सकते हैं मुमकिन तौर पर, और इससे क्या ये जो सियासी हलचल है इसमें कभी कमी आ सकेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसके साथ साथ शहर कराची के मामलात और मसाइल, इसके ऊपर भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। कोशिश करूँगा आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करूँ। मज़ीद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। मज़ीद मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनको हमने यहाँ मदू का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, अब बहसियत पहले तो मैं हमेशा आपसे एक सियासी कारकुन की हैसियत से ही सवाल करता हूँ। सियासी मामला चलते रहते हैं, लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो असल हमारे इशूज़ हैं इसकी तरफ हमारी तवज्जो कब आएगी। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि रमज़ान के बाद फिर कोई नई तहरीक का आगाज़ हो रहा है। अब हुकूमत के लिए मेरा ख़्याल है होना तो ये चाहिए था कि उनसे सवाल किया जाता उनकी मईशत की कारकर्दगी के हवाले से और दीगर मामलात पर, लेकिन यहाँ पर यह सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इससे मामलात कैसे ठीक होंगे और मुल्क के जो अमूमी मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है? आपकी क्या इसके ऊपर आए, फरमाइए। हाँ, शुक्रिया यासिर साहब। देखें, जो ओपोजिशन जमातें होती हैं या जो हुकूमत, देखें दो ही चीज़ें होती हैं, एक तरफ हुकूमत होती है, दूसरी तरफ ओपोजिशन बिल्कुल होती ठीक है। है। हुकूमत का काम होता है आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना, उनके लिए वसाइल को पैदा करना, नौकरियों का पैदा करना, महंगाई को कंट्रोल करना, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना और मुल्क की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करना। ओपोजिशन का काम होता है कि वो जहाँ गवर्नमेंट से अगर कुछ गलतियाँ हों, अगर कहीं वो गलत कुछ कर रही हो या करप्शन का दौर दोहरा हो, तो वो जो है उसे उसकी निशानदेही करती निशानदेही है और करें, उसे बिल्कुल। रोक। ये दोनों का अपना अपना ये फरीज़ा है और ये मेरा ख्याल है कि उन्हें खुश उसलूबी से करना चाहिए। खुशकिस्मती से कह लें या बदकिस्मती से कह लें कि अब ऐसा नहीं हो रहा। हुकूमत अपना हक समझती है इक़्तिदार में रहना। वो कहती है ये तो हमारा हक है, हमें तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हमें मैंडेट मिला हुआ है, और वो किसी की बात जो है वो ज़्यादा नहीं सुनती और अपने बस चलाती है। हमने जो देखा अपनी जी। ज़िंदगी में, ओपोजिशन जो है वो भी बदकिस्मती से मुखालफत बराए मुखालफत, वो ये नहीं देखती कि भाई हुकूमत के जो अच्छे काम है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जो दुनिया भर में होता है। बिल्कुल ऐसा ही। कहीं अगर हुकूमत अच्छा काम कर रही होती है तो ओपोजिशन कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा हो जाता बिल्कुल। है। असल तो ओपोजिशन का मकसद भी यही होता है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो मुल्क के लिए अच्छाई करेंगे, बिल्कुल आवाम ठीक के है। लिए भलाई करेंगे, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन मैं एज ए सियासी वर्कर, मैं किसी पार्टी से या किसी हुकूमती पार्टी का बंदा बनकर मैं आपसे बात नहीं जी करूँगा। मैं जी। एक पाकिस्तानी बनकर, एक न्यूट्रल इंसान बिल्कुल सही। बनकर मैं आपको, हम ना तो हुकूमत अपने फ़राइज़ जो हैं वो ईमानदाराना तौर पे निभा रही है और ना ही ओपोजिशन। बिल्कुल। ओपोजिशन जो है वो अब कह रही है कि जी हम ईद के बाद जो है वो सड़कों पर आएंगे। किस बात पर आएंगे? आप मुझे बताओ कि आपकी मशीयत ठीक नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, आपके आपका जो मुल्क जो है हम अब बिल्कुल सिमत पे चढ़ गया है। सरहदों पर देखो हमारी फ़ौज
किस तरह से जो है अपनी जानों का नजराना दे रही है। आप देखें कि बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, केपी के अब तो मतलब दू बदू है, वहाँ पे बिल्कुल। दू बदू हो रही है। तो ऐसे में जब जब मुल्क में हाँ एक जंग लगी हो और उस खत्े में जो है इंडिया की मुदाखलात जारी है, अफगानिस्तान की मुदाखलात जारी है, इसराइल की मुदाखलात जारी है, हद तक बिल्कुल। कि ईरान की मुदाखलात जारी। सब ने मिलकर एक टारगेट बना लिया है कि जनाब पाकिस्तान को जो है इसकी सरहदों पे से डिस्टर्ब करें और इनके अपने लोगों से। जी। और ऐसे में अगर अपोजिशन कोई तहरीक चलाने का ऐलान करती है, हुकूमत को गिराने की बातें करती है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती कर रही है, इस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रही है। ऐसे में तो आप खड़े हो जाएं हुकूमत के साथ। आप अच्छे हम बुरे आप अच्छे, ये करते करते तो हमने 74-75 साल गुजार। आज जो सूरत हाल है हमारे बलूचिस्तान की, आप देखें कि किस तरह की संगीन सूरत हाल है। बिल्कुल। वहाँ की सड़कें हफ्तों से बंद हैं, दहशतगर्द सड़कों पे घूम रहे हैं, पहाड़ों से वो कभी नीचे आते हैं कभी ऊपर जाते हैं। हमारी पाक फ़ौज को किस तरह उन्होंने जो है निशाना बनाया हुआ। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज जो है वो उनके साथ मुकाबला कर रही है, उन्हें निस्बो नाबूद भी कर रही है और अपनी जानों का भी नजराना किस लिए दे रही है, वो अपने मुल्क के लिए दे रही है, अपनी बिल्कुल। कौम के लिए दे रही है। तो ऐसे में अगर ऑपोजिशन कोई तहरीक चलाती है तो मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई अवाम की तरफ से कोई रज़ाई मिले, कोई उन्हें हिमायत मिले। अब कोई वजूहात होती हैं। अब एक कैदी नहीं, नंबर एजेंड, 804, हाँ यही एजेंडा हाँ है, एक मैं कैदी यही है एजेंडा। कैदी नंबर 804। अब देखें जब 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 पाकिस्तान की पूरी कौम को मुत्तहद करने का वक्त आया, कैदी नंबर 804 और उसकी जमात उससे बाहर हो गई। अब हालिया जो हुकूमत ने एक इजलास बुलाया था जिसमें तमाम कौमी सलामती का। सलामती का और उसमें तमाम जो जो ऐवान की मेंबर जमातें उन्हें वहाँ मदऊ मदऊ किया किया गया, गया बिल्कुल। था और तहरीक इंसाफ को भी मदऊ किया और उन्होंने आने के लिए नाम भी दिए, स्पीकर को जी। नाम भी जी। भेजे, 4 या 5 नाम मुझे याद जी। है। जी, तो ऐसा ही है। एक तरफ मैं खुश हुआ, मैंने बोला अच्छी बात है, आज 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 कौमी मामलात पर बातचीत करने का एक बेहतरीन मौका है। और वहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ आती है तो कुछ बर्फ़ पिघलेगी, कुछ कुछ ताकत और ऐवान के इदारों को भी पता चलेगा कि नहीं यार पाकिस्तान की बका के लिए तो वो खड़े हैं ना। लेकिन उन्होंने हस्बे रवायत, हस्बे आदत और जो उनका मिशन है पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना, उन्होंने वही काम किया। एंड टाइम पर जो है बग़ैर बताए हुए उसका बाइकाट कर दिया। जी। तो आप बताएं कि मैं तो पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप इनकी अदाओं को देखें, आप इनके करतूतों को देखें। हम कोई इल्ज़ामात की सियासत नहीं करना चाह रहे भाई, कौमी मामलात में तो हमें एक होना चाहिए ना। इक़्तिदार के मामलात तो छोड़ें, बिल्कुल ठीक है। क्या इससे कबल सियासतदान जेलों साल में साल नहीं गए? चलते आए, चलते नहीं, रहेंगे मैं आगे भी। हाँ, अगर रहे इनका हैं, बिल्कुल। गुस्सा तहरीक इंसाफ के दोस्तों का या खुद इनके चेयरमैन का जो जो कि अभी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, आप क्या इससे कबल सियासतदान जेलों में नहीं गए? बिल्कुल अरे गए। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जेल में गए और फांसी चढ़ गए यार। सही। एक लफ्ज एक लफ्ज एक कहीं कोई एक सतर की खबर दिखा दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी जिम्मेदार शख्सियात की कि उन्होंने जो है ना उस पर कोई रियासत में फांसी भागे। के बावजूद बर्दाश्त किया, सब्र किया और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आ करके वो वालिद साहब का जो दुख गम तो वो तो क़यामत रहेगा बिल्कुल। उनके दिल में, उनके अहले खाना के और हमारे पाकिस्तानियों के। लेकिन देखें पाकिस्तान के साथ खड़े होने से तो वो इनकार ही नहीं की। फिर आप देखें बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस कौम की खातिर, इस वतन की खातिर वो यहाँ तशरीफ़ लाई और शहीद हो गई। और देखें फिर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल, आप जी। फिर देखें उन्होंने नारा लगाया नहीं सबसे पहले जरदारी साहब ने पाकिस्तान। लीडरशिप का ही काम होता है, बिल्कुल। तो सर इन्हें तो कम से कम दूसरी जमातों से तो देखना चाहिए। आप मेरी 100 इख्तलाफात हो सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी से या मैं उनकी पार्टी से, मेरी वाबस्तगी नहीं है, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना सा कारकुन हूँ। लेकिन एक एज ए पाकिस्तानी मैं नवाज शरीफ को भी अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता। देखिए उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, बिल्कुल। क्या उनसे इक़्तिदार नहीं किया, क्या उन्हें जेलों में नहीं डाला, क्या उन्हें सजाएं नहीं दी, क्या उन्हें जिला वतन नहीं किया। बिल्कुल किया। लेकिन देखिए आज तक एक स्टेटमेंट आप मुझे बता दें नून लीग के किसी रहनुमा की या खुद मियाँ साहब की,
तो मैं तो हैरान हूँ इस जमात की, ये फितना जमात जो है तहरीक इंतशार, ये क्या करना चाहती है। अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया, इनके अपने लोग, यासिर भाई मेरे भी बहुत सारे जानने वाले होंगे इसमें तहरीक इंसाफ में, वो भी तंग आ चुके हैं इमरान आपकी खान तो की वाबस्तगी पॉलिसी। रही जी है, जी बड़ी रही है। करीबी आपकी तो रफाकत रही है। अब वो निजी महफिलों में जो उनमें जोश और जज्बा था, वो जो एक लकीर के फकीर बने हुए थे ट्रक की बत्ती के, अब नहीं है। और वो अब तहरीक इंसाफ के जो 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 जिसे हम यूथिया कहते थे, अल्लाह ने या तो रमज़ान का सब्र दे दिया उन्हें या उन्हें कोई अकल आ गई है, या कोई अल्लाह करे ऐसा हो। उन्हें सोच है। अब देखें वो नहीं खड़े इमरान खान के साथ, अब क्योंकि इमरान खान के पास ऐवान में ठीक ठाक अरकान असम्बली की एक अक्सरियत है। अब हर मेंबर ये समझता है कि अगर मैं अपनी कोई बात करूंगा और मैं इस पर इख्तलाफ करूंगा इमरान खान से, वो मुझे पार्टी से निकाल देगा, पार्टी से निकाल देगा तो मेरी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, मेरी क्योंकि लोगों की अपनी सय और हैसियत तो है नहीं है, उनका जो भी दारो मदार है वो सिर्फ इमरान खान के वोटों पर है। तो वो इसलिए जो है, वरना हमारी भी जमातें, मैं और भी मुख्तलिफ जमातों में रहा हूँ, अब यकीन करें हम तो खुलकर अपनी क़यादत से, भाई ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ना करो ऐसा, ऐसा करोगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े। एक सच्चे खरे ईमानदार पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है जब अपने मुल्क का मामला आ जाए तो सारी सियासी जमातों से अपनी वाबस्तगी बालातर कर दे और मुल्क के पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन इनके यहाँ तो ऐसा नहीं है। ठीक, बस हम इस तरफ अभी चलते हैं ज़रा। एक और हमारे मौजूद मेहमान हैं, वो तशरीफ़ ले आएँ तो फिर ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पर बात हो सकेगी। मैं चाहूँगा ज़रा अब कराची के हवाले से थोड़ी सी बात हो। मैं आज देख रहा था मेयर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं गवर्नर के ख़िलाफ़, या पता नहीं कोई डिमांड कर रहे हैं 100 अरब रुपये की। दूसरी तरफ वो मसरूफ़ अमल हैं, मुख्तलिफ़ बयानात आए दिन वो देते रहते हैं। ये हो क्या रहा है, सवाल ये पैदा होता है। कराची का मसला इतना संगीन हो चुका है कि इस वक्त माह मुबारक में चलें, गैस की किल्लत, बिजली की किल्लत, उस पर तो किसी से सवाल किया ही नहीं जा सकता, लेकिन पानी का एक बहुत बड़ा मसला, पूरे शहर की जो हालत है। आप तो खुद इस शहर के बासी हैं, आप आवाज़ उठाते रहे हैं, मैं आपको हमेशा इसके लिए दाद भी देता हूँ, आपको सराहता भी हूँ कि अपनी जमात से अगेंस्ट आपने जाके सवाल भी उनसे किया। ये आखिर मामला जा किस तरफ रहा है और ये कैसे हल होगा, और क्या आपके ख्याल में ये बयानात देना, ये तो ऐसा लगता है कि ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी की जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। क्या इसका हल है, ज़रा फरमाइए। अब देखें कि मेयर साहब की और गवर्नर साहब की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, और वो शायद मेयर साहब जो हैं वो गवर्नर साहब के जब वो वकालत करते थे और मेयर नहीं थे तो शायद वो उनके लॉयर भी थे, उनका मजाक और उनका मिलना जुलना, तो वो तो एक बहुत कुर्बत का उनका रिश्ता है, ताल्लुक़ है, दोस्तियाँ हैं। लेकिन मैं तो दोनों से गुजारिश करूँगा कि जब जब शहरी बिल बिला रहे हों, जब शहरी पानी की तंगी में हो, जिस वक्त जो है वो शहरी बिजली की लोड शेडिंग के नीचे पिसे हुए हों, जब गैस आ ना रही हो, और अगर आप और शहर गैस के नाम पर पूरा शहर खोद दिया। आप देखें कि अगर अगर टाउन बाई टाउन अगर गैस कंपनी काम करवाती तो चले, वो अच्छी बात थी। तो एक तरफ तो हाँ तरक्याती कामों का भी माशाल्लाह शहर में जाल है, दूसरी जानिब पानी की दिक्कत है, तीसरी जानिब जो है शहरियों को बिजली की शॉर्टेज का सामना है, लोड शेडिंग का सामना है, बिलिंग का सामना है, बिलिंग का मसला। चौथा जनाब जो गैस कंपनी ने काम किया, वो कोई 60-70 सालों की जो लाइनें थीं वो डैमेज हो चुकी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी, उनमें से पानी निकलता था जी। काम तो अच्छा हो रहा है। वफाक अगर गैस की लाइनें कराची की चेंज कर रहा है तो इस पर तो हमें वफाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन एक ही वक्त में अगर हम सारे काम छेड़ लेंगे, हम रेड लाइन भी बनाएंगे, हम जो है गैसों की लाइनें भी डालेंगे, पानी की लाइनें भी हम तोड़ेंगे, जगह जगह ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसके नीचे पानी की लाइनें टूट रही हैं। एक तो पानी शॉर्ट है, दूसरा गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तीसरा पानी की लाइनें आए दिन टूट रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेयर साहब ने 100 अरब रुपए की गुजारिश की है गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे हैं, उनकी काफ़ी वहाँ सुनाई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ले आते हैं 100 अरब, नहीं तो 50 अरब भी ले आए, कुछ सिंध गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है और हम भी करेंगे, कुछ सदर ममलिकत कुछ अगर अल्हम्दुलिल्लाह मदद कर रहे हैं कराची की, तो उन्होंने तो वो पैसे अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगे। मेयर साहब ने तो ये कहा है कि हम आए मिलकर कराची की तरक्यात में, आप भी तरक्की में आप भी कुछ हिस्सा डालें, आपकी भी आप वफाक के नुमाइंदे हैं। तो वो फिर आपको पता है
कि लोगों ने उसका एक अलग अंदाज से जो है वो बना लिया। उन्होंने तो यही गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि मेयर साहब ने कि जी आप कुछ पैसे ले आएँ, 100 अरब रुपया ले आएँ, ताकि मिल करके कराची की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। हिस्सा डाल लेकिन मैं मेयर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि एक तो पीटीसीएल का एक इदारे की जो पहले केबल है सन 1970 के केबल सड़कों के नीचे थी, रही कसर यासिर साहब मैं आपको बताऊं उन्होंने पूरी कर दी। वो रात को मशीनें लेके सड़कों पे निकलते हैं और उसमें से केबल तलाश कर रहे हैं, और वो तमाम कराची की शायरों, क्योंकि जाहिर है कि पीटीसीएल का जब इंटरनेट नहीं था तो नेटवर्क सारा जमीन के नीचे था। और ऑफिस भी आपके पास है, जी सारी चीज जी सबसे ज्यादा जी मुतासिर जी आप हैं मेरे बहुत। ख्याल में। मैं कह रहा हूं कि जनाब उन्होंने वो 5,000 रुपए के केबल की तलाश करने में 20 लाख रुपए का रोड तोड़ देते हैं, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं तो मेयर साहब से ये भी गुजारिश करूंगा कि भाई इनकी अगर कोई एनओसियां इनको दी हुई है पीटीसीएल वालों को कि वो रात दिन लोग कराची को जो है ना वो खंडर बनाते चले जाए, वो बैरूत बना दिया उन्होंने कराची को। एक तो वैसे ही कराची के लोग परेशान हैं, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास पानी की लाइन पे काम हो रहा है। तीसरा जो है ये जो जो रही गई कसर बिल्कुल निचोड़ दी, कोई सड़क कराची की नहीं छोड़ी पीटीसीएल ने। भाई इन्होंने सबसे ज्यादा आप सफर कर रहे हैं जी क्योंकि आप तो बैठे ही मेन जी जगह पर तो मेन ये यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ कि चले हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, कर लेंगे, बेहतरी की तरफ दुआएं भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी, आम सिंध का वासी, आम कराची का रहने वाला यार वो किसी गली में जाता है तो गैस की लाइन खुद रही है, वो दूसरी लाइन किसी सड़क पर जाता है तो वहाँ सड़क खुद रही है, कहीं तीसरी जगह जाता है तो वहाँ जो है ये पीटीसीएल वाले भाई मशीनें लेकर बाकायदा बड़ी बड़ी हैवी मशीनरें लेकर कराची की सड़कों का जनाजा निकाला जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा, गवर्नर साहब से भी गुजारिश करूंगा, वो वफाक के नुमाइंदे हैं, मैं मेयर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि ये सड़कों की खुदाई रुकवाएं। ये थोड़ा बहुत अगर किसी 2-4 लाख रुपए का केबल रात को ये तलाश कर ही लेते हैं गढ़ों में से, तो भाई आप ये तो देखें उसके मद में हमें नुकसान कितना हो रहा है, हमारी सड़कों का क्या हाल हो रहा है हमारे। अच्छा फिर ये जो पीटीसीएल का जो निज़ाम था ये सड़कों के बीच में था 1970 से, और इसमें जो मैन होल बने हुए थे उन पे लोहे के ढक्कन थे, वो ढक्कन हिरोनी ले गए, ढक्कन खुले में बाइकों वाले उसमें गिर रहे हैं, वो बेचारे अपने फैमिलियों के साथ शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर, और फिर ख़ास तौर पे यासिर साहब कराची को ये जो नशई लोग हैं, ये जो पोड्री हैं, ये जो कुछ और किस्म का नशा, यार इन्होंने पुलें खा ली हैं, इन्होंने जो 2 रोडों के दरमियान में ग्रिल गवर्नमेंट लगाती है, म्युनिसिपैलिटी केएमसी ने जो लगाई, वो ग्रिलें खा गए हैं। मैं इसकी तरफ आता हूँ रज़ाक भाई, ये भी बड़ा एक आम मामला इशू है शहर कराची में, ये भी कुछ हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आप देखिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल पर अभी हमने गुफ्तगू की है। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ देर पहले जो मौजू ज़ेर बहस था, मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर माह मुबारक के बाद जो सिलसिला शुरू हो रहा है, मुख्तलिफ तहरीक के हवाले से बात हो रही है, क्या नतीजा निकलने वाला है, इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। हमारे एक और मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब सलीम सचवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सलीम भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कुछ देर पहले मौजू ज़ेर बहस आया कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल, उसको देखते हुए ये सवाल किया जा रहा है कि ये जो सियासी तहरीक हैं, ये चाहे किसी भी हवाले से हों, क्या ये वक्त मौजू है? इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी राय दें, और अपने पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, क्या सोच है, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, हालात तो बिगाड़ने की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत खुद पैदा कर रही है। ठीक है। अब आप देख लें, पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करने वाले मुबारक बलोच को जो है वो गायब कर दिया गया। जिस तरह लापता अफराद की फहरिस्त के लिए वो खुद तहरीक चला रही थी, आज उनको खुद को लापता कर दिया। लेकिन अब इस तरह की के काम जब हुकूमत वक्त करेंगी तो आप बताएं कि ये किस तरीके से जो है ना रद्द-ए-अमल तो आएगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ज्यादा। कोई काम नहीं किया उन्होंने, उन्होंने महारंग बलोच ने पुरअमन है, उनकी पुरअमन तरीके, इस्लामाबाद में पुरअमन तरीके से आ रहे, तब भी इन लोगों के साथ में ज्यादती की गई।
उनके ऊपर जो है ना खवातीन थी उसमें तो मेजोरिटी है, उनके साथ जो उसने सलूक होना चाहिए था, उनको जो एहतराम मिलना चाहिए था वो एहतराम नहीं दिया गया, बल्कि उनके ऊपर ठंडी के मौसम में पानी फेंका गया और उनको खेमे और उनके उखाड़ दिए गए। बहुत जुल्म सितम किया उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो नहीं होना चाहिए, तो अब इनको लापता कर दिया गया। लापता के फहरिस्त में एक और लापता का इजाफा हो गया। और आज योम पाकिस्तान पे आप देख लें, योम पाकिस्तान पे जो वो 80% लोगों की नुमाइंदा जमात PTI को जो है वो योम पाकिस्तान की रैलियाँ नहीं निकालने दी गई, उनको जो रोक दिया गया, उनको जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके लोगों को जो रास्ते रोके गए। इस तरीके से आप बताएं, हुकूमत एक बुज़दिल और डरपोक हुकूमत है, जो हुकूमत उसको कहना हुकूमतों की तौहीन है। अच्छा, तो अब ये आपने रैली वगैरह का भी आपने तस्करा किया है, तो वैसे ये कहाँ इरादा था रैली निकालने का? कराची में, इस्लामाबाद में? कराची में भी था, लाहौर पंजाब में भी था, बस और दीगर इलाका में भी था, मगर हर जगह पे इन्होंने यही फस्तायत रखी थी और रैलियों को रोका गया और उनको जो है नहीं निकालने दी गई। अच्छा। लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में तो पहले से छापे मारे गए लोगों के घरों के ऊपर। इस तरीके से आप बताएं कि लोगों में खौफ रसद पैदा करके कब तक ये बैठे रहेंगे? तो ये एक सवाल है रज़ाक भाई, ये भी सलीम साहब ने निशानदेही की है कि हुकूमत फसाइयत पर जो है वो उतर आई है, और अगर पुरअमन मुजाहरा भी करना चाहते हैं, और अगर 23 मार्च के हवाले से ख़ास तौर पे जैसे ही कह रहे हैं कि वो रैली निकालना चाहते थे, तो ये तो सरासर ज़्यादती है और हुकूमत वक्त और आपके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से। जी यासिर साहब, 23 मार्च तो आज थी, और जो 20 मार्च को एक सलामती इदारों का एक इजलास हुआ था और उसमें तहरीक इंसाफ को दावत दी गई थी कि आएँ बैठें मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई मिलके मुश्तरका लाएमल, जिसमें आर्मी भी थी, चारों चीफ मिनिस्टर थे, सब थे उसमें। इन्होंने तो बाईकाट कर दिया था। इनका क्या वास्ता 23 मार्च से? ये तो 23 मार्च ना ये अब 14 अगस्त वाले रह गए, ना ये अब 23 मार्च वाले रह गए, ये तो अब इसराइली रह गए। ये जो उस सिमत पे चल पड़े जिस तरफ इसराइल जा रहा है, जबर पर, जुल्म पर। और देखें कि वो इन्होंने, और आज ये कह रहे हैं कि हमें रैलियां निकाली। कहाँ रैलियां निकालनी है भाई? वो रैली और रैलियों का टाइम गुजर गया। आपने 56 जलसे किए थे जिस वक्त खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक आई थी, तो क्या हो गया था उन 56 जलसों से? कौन सा इनकलाब आ गया था? तो कुछ नहीं फर्क पड़ता आपको। जहाँ आपने बैठना है वहाँ आप बैठते नहीं हैं। आप जब कौमी सलामती का जब इजलास था, आपको उसमें आना चाहिए था ना। अगर आपको पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान का मरोड़ अगर आपके पेट में, तो बैठे। जहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है वहाँ तो आप बैठते नहीं हो, वहाँ से तो आप भाग जाते हो। देखिए, कौमी सलामती इजलास की बात कर रहे हैं, जब बताएं तो सही इन्होंने क्या हिकमत अमली दी है कौमी सलामती के इजलास में? कोई हिकमत अली नहीं है। वही रटी रटाए जो सेंटेंसेस होते हैं, वही रटे रटाए तो वही रटे रटाए जुमले जो है उन्होंने छाप के दे दिए कि मुश्तरका एलामिया है। तो ये बताए ना, हम बैठे नहीं बैठे, आप ये तो बताएं जब आपका एजेंडा ही नहीं है किसी चीज का, जब आप जो लीडर आपके हमने जेल में रखा हुआ और कह रहे हैं हम कौमी सलामती का इजलास बुलाएं, आपके खुद के लोग जो है ना उसके अंदर शरीक नहीं हो रहे हैं और दूसरों को आप बात कर रहे हैं, आपके खुद के लोग शरीक नहीं हो रहे, दूसरों को बात कर रहे हैं, आप निकालें उनको जेल से लेके आते हैं, उनको बिठाते हो, वो इनकार करते तो आप बात करो कि भाई हम तो उनको जेल से मिला के कौमी सलामती के इजलास में बुलाए। 200 केसेस उनके ऊपर झूठे इनके ऊपर किए गए, जुल्म और ज्यादती डंडा ये चला रहे हैं, लोगों को मारपीट ये खवातीन की तस्लील ये कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि फसायद हम कर रहे हैं। जो काम इसराइल और भारत कश्मीर में कर रहा है, ये काम ये पूरा पाकिस्तान के अंदर लगा के बैठे हो, ये कह रहे हैं कि फसायद हम लोग कर रहे हैं। डंडा इनके हाथ में, गोली इनके हाथ में, कत्लेआम ये कर रहे हैं। 26 नवंबर को 9 मई के झूठे वाकयात ये बना रहे हैं और फसायद हम कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 जी, इनका मुतालबा था कि उसे बुलाएं, यानी कैदी नंबर 804। अरे इनके तो मिलवाने की औकात नहीं है, ये बुलवाएंगे कहां से? इनकी तो मिलवाने की औकात नहीं है, बुलवाएंगे कहां से? करप्शन में सजाएं हुई अदालतों ने दी। वो आज उन्हीं पैसों से जो यूनिवर्सिटी बनाने के दावे कर रहे हैं। अब देखो कि भाई उसे, आपकी जमात है ऐवान में, आप सेनेट में हैं, आप कौमी असम्बली में, आप सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, और आपके ओपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली को लिस्ट दी थी कि जी हमारे ये नुमाइंदे शामिल होंगे। और वहां पर जब खान साहब से पूछा तो बोला अच्छा तुम लोग बैठोगे, मैं तो इधर बैठा हूं, तुम उधर बैठोगे, भागो, कोई नहीं जाना। तो बात ये है कि आप लोगों की कोई वक़्त ही नहीं है इमरान खान के सामने। बस वो कैदी नंबर 804 जो कहता है आप लोग लकीर के फकीर, कहता है कि अगर आप लीडरशिप के हवाले से है तो सेकंड होती है लीडरशिप, सर सेकंड होती है, थर्ड होती है। आपके यहाँ तो है ही नहीं है। आपके यहाँ तो क्यों शामिल नहीं हुआ? 6 महीने पहले आया हुआ बंदा पार्टी का चेयरमैन बन गया है,
सलीम भाई को दिफा का अयूब मौका खान देना। साहब का नहीं, पोता बोलने जो है दो, वो बोलने जनरल दो। सेक्रेटरी बन गया, इनके पास क्या है? इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। जी अब फरमाइए। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अवाम की ताकत है, हमारे पास अवाम की ताकत है, हमारे पास फॉर्म 45 के अवामी नुमाइंदे हैं। इनके पास ना अवाम की ताकत कितने है, अदालतों ने ना आप ना जीते फॉर्म हैं? 45 के इनके पास नुमाइंदे, ना इनके पास अवाम की ताकत है। हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, ये समझ 26 तरमीम लाके लोगों को किस तरीके से अगवा किया गया, किस तरीके से लोगों को घरों में छापे मारे गए, किस तरीके से एमएनएस की तौहीन की करके इनके घरों पे खवातीन की बेरुमती करके किस तरीके से इनसे वोट डलवाए गए, ये पूरी कौम के सामने कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। ये हुकूमत कहना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हुकूमत कहना इस हुकूमत की तौहीन है, इसके लाने वाले भी जो है ना तौहीन पाकिस्तान के मुर्तकिब भी हुए, और ये तौहीन पाकिस्तान करते हुए आ रहे आदि हैं। जी अब देखिए बताइए, फॉर्म ये पहली दफा हुआ है, ये फॉर्म बता रहे हैं। 45 और 7 की बात की सलीम साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी एक नुमाइंदे पर फॉर्म 47 और 45 का इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, जिन पर होगा वो खुद जवाब दें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से मैं चैलेंज करता हूँ कि बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन से एमएनए, कौन से एमपीए के ऊपर फॉर्म 47 या का कोई इल्ज़ाम है। हम तो क्लियर हैं, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सीटें हमारे पास हैं हमने आज भी जीती हैं, कल भी जीती हैं और फिर जीतेंगे। आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, हमारे कैंडिडेटों के सामने खड़ा करने की कुव्वत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, बंदे ही नहीं है आपके पास। नंबर 2, अभी सलीम साहब ने यह भी फरमाया कि वो महारंग बलोच नामी जो हमारी खातून है बलोचिस्तान से, जो बहुत बड़ी इनकलाबी हैं, जो गफ़ार लांगू जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, उसकी वो बेटी हैं, वो BLA की तर्जुमान है, उन पर इन्हें बहुत ज़्यादा जो है एहसास हो रहा है। उनकी जो उन्होंने सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बेगुनाहों को वहाँ कत्ल किया, वहाँ हमारे फ़ौजी जवानों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट वहाँ बंद की हुई है उन्होंने, और फ़ौज को वो धमका रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके साथ, बल्कि कत्ल कर रहे हैं जहाँ भी। और फिर ये इनको महारंग बलोच की बहुत ज्यादा हमदर्दियां, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा उसकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ में पैदा हो जाती हैं। ऐसा क्यों है, ये इसका पता नहीं जवाब क्यों दें जी। देखिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ तो ये खुद गए। अच्छा, 8 फ़रवरी को जिस बहिमाना तरीके से अवाम की इलेक्शन की तौहीन की गई, यही तौहीन 75 साल वो से तो कह जो रहे है, हैं कि हम तो यही तौहीन fair election 75, जीते हैं। यही पीपल्स पार्टी की तौहीन आप बात करें, हमने कौन सी सीट पर आपके साथ लड़ा? हमने कराची की 22 शाह महमूद सीटों कुरैशी के को नहीं हराया। ऊपर, कराची की 22 सीटों के ऊपर जो है ना फॉर्म 47 भाई वो हमारी तो नहीं है, वो तो आप भी MKM की शामिल है हैं, ना, उनमें वो तो आपकी भी MKM की है ना। आपकी भी आप जाएं, आपकी भी MKM का सीट है, बराबर में मरकज है, आपकी वहां भी जाके सीट है एहतजाज उनमें, करें। आपकी भी सीट है उसके अंदर में। हमारी कौन सी ठीक सीट है और बताएं? सिंध को तो 2 महीने पहले बेच दिया गया था, ये पीर पगाड़ा साहब का बयान है। सिंध की हुकूमत तो 2 महीने पहले खरीदी की थी, पीर पगाड़ा साहब का ऑन द रिकॉर्ड बयान मौजूद है। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं अगर ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे होते किसी तो एक कभी नुमाइंदे का आप भी बताएं। EBN मशीन की मुखालफत ना करते। आप बताएं, ये कभी क्या भी नबील गबोर नहीं ये जीता? कभी भी EBN मशीन की मुखालफत ना करते, EBN मशीन के कानून को रोल बैक ना करते। क्यों? कि इनको पता है कि EBN मशीन आएगी तो उनको जो अवामी नुमाइंदे लाने पड़ेंगे। देख लेंगे, बैठे हैं अपनी पार्टी के नुमाइंदे करने और नुमाइंदगी कर रहे हैं, रोल बैक कराने में इनके MNA ने जो ताउन किया है वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और कब की है ये पता है, आपको नहीं पता तो मालूमात करें ना। वो एक क्रिटिकल सब्जेक्ट रहा है, उसमें सबका कंसेंसस डेवलप होना जरूरी है। पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा इशू है। और महारंग बलोच की जो ये बात कर रहे हैं, महारंग बलोच ने सही कह रहे हैं ना कि जो कुछ होता है महारंग बलोच ने पुरअमन एहतजाज किया। कोई पुरअमन नहीं, वो दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है। महारंग बलोच ने उसने पुरअमन वो एहतजाज हमारी किया। फोर्सेस पर हमला करवा रही है। इसका पुरअमन धरना बलूचिस्तान में, अगर वहां पे पुरअमन तहरीक को कुचला जाएगा, अगर पुरअमन लोगों को दबाया जाएगा, अगर पुरअमन लोगों को गले दबाए जाएंगे, अगर पुरअमन लोगों को सांस लेने नहीं दी जाएगी तो नतीजे क्या निकलेंगे? इसके क्या नतीजे निकलेंगे जब आप पुरअमन लोगों को भी नहीं पकड़ने देंगे? जो दहशतगर्द है उसको सरेआम लटका दिया जाए, चाहे वो किसी भी तरफ हो, चाहे वो मेरे घर का हो, चाहे इसके घर का हो, चाहे किसी और के घर का, उसको सरेआम लटका दिया। मगर जो पुरअमन मुजाहरा करने वालों को आप नहीं देते। आप कराची और सिंध के अंदर फसायत बर्पा की हुई, आप उसकी बात करें। आप बलोचिस्तान को छोड़ें, आप बताएं, आप कराची और सिंध में रैलियां निकालने नहीं देते, आप कराची सिंध में आप जलसा नहीं करने देते क्योंकि आप डरते हैं, आप बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं, आप बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं। आपको पता है कि आपका अवाम का सैलाब बाहर निकलेगा और आप कुछ ले जाएंगे। आप दें ना, आप इजाजत दें जलसा करने की, मगर आप में हिम्मत ही नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता आपके एमएनए क्या कर रहे हैं। आपके एमएनए EBN मशीन की मुखालफत कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता और आप बातें कर रहे हैं। इनकलाबी कहां गए? वो जो कौन से इनकलाबी? ये जो आप जो डंडे बंदूकें लेके जो आ जाते हैं, आप लोग जो बंदूक
बंदूक डंडा लेके भिजवाते हैं बेचारे पुलिस के जवानों को। भाई रियासत जबरदस्ती आप जब आप कौन सी रियासत भाई? रियासत आप नहीं है, रियासत आप नहीं है भाई, रियासत आप नहीं है, रियासत हम है, आप रियासत नहीं है, माजरत के साथ। चले मसाइल के हवाले से एक और बड़ा अहम मामला था जिससे पहले ज़ेर बहस था, वो कराची की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। आजकल ज़रा लफ्जी जंग जारी है, तो वाक़तन इसमें भी तो अपोजिशन का किरदार होना चाहिए ना। मैं तो ये सोच रहा था कि कभी इस हवाले से भी बात हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, मेंबर्स हैं, इस शहर का भी कोई पूछने वाला होगा, कोई सवाल करेगा। लेकिन सवाल ये है ना कि अब ये सारे इश्यूज़ एक तरफ हैं और एक रिहाई का मामला एक तरफ है। वो भी लोग सवाल करते हैं, बाहर से भी लोग ये पूछते हैं कि ये सारे मसाइल के ऊपर होना तो ये चाहिए कि पीटीआई बात करे। वो कहते हैं जी हर बात का आगाज़ इसी से कि पहले हमारे लीडर को छोड़ोगे उसके बाद होगा। तो ये तो सियासी जो कैदे हैं तो और भी लीडर्स काटते रहे हैं, लेकिन साथ साथ सियासत भी चलती रही। ये कौन सी सियासत है, इसका तो ज़रा बताएं। देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि जो ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ लीडर की बात हो रही, तो असल में सिर्फ लीडर की बात नहीं हो रही, बात उस शख्स की हो रही जो पाकिस्तान को अपर लेवल पे ले जा रहा था। बात उस शख्स की हो रही है जो पाकिस्तान को 6.1 जीडीपी ग्रोथ पे लेके गया था। बात उस शख्स की हो रही है जिसने 10 डैमों के ऊपर तामीर शुरू करवाई थी। बात उस शख्स की हो रही है जिसने यकसा तालीमी निजाम के ऊपर काम किया था। डैम बना दिए जी जी सर, वो जाके अब शहबाज शरीफ से पूछे तो टोपी पहन के वो वहां पे गए थे देखने के लिए, और अब काम बंद करके बैठे हुए हैं। जब आपको पता नहीं हो ना, जब आपको पता नहीं हो तो जरा चुप रहा करें, झूठ का सहारा न लिया करें। आप झूठ के सहारा न लेकर चुप करा करें। जब आपको पता ना हो ना तो चुप रहा करो, झूठ का सहारा। गूगल को टोपी पहन के इन्होंने देखा, वो ये बैठे वो पूछ लें अगर आपको नहीं पता है। फिर वो मसला नहीं है, फिर और कौन सा मसला है जिसके हवाले से बात हो रही है? लेकिन पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने वाले शख्स को उन्होंने गिरफ्तार करके रखा हुआ है। पाकिस्तान की बेहतरी चाहने वाले शख्स को गिरफ्तार करके रखा हुआ है उन्होंने। बेहतरी तो वो भी चाहते हैं जो लंदन में बैठे हैं, लफ्जों से चाहते हैं। बेहतरी सिर्फ वो लफ्जों से चाहते हैं। बेहतरी सिर्फ वो जो है वो लफाजी के जो इश्तिहारात लगा रहे हैं, इश्तिहारात में चाह रहे हैं, इसके अलावा तो वो कोई बेहतरी करके नहीं दिखाई है उन्होंने। वाकईतन एक ही शख्स आप देख लें 16 रुपए यूनिट से 60 रुपए यूनिट पे पहुंचा दिया इन्होंने। ये सवाल करें 7,000 अरब पर डे के हिसाब से ये कर्जे ले रहे हैं। नहीं, उस वक्त भी हुए 65,000 अरब रुपए आपके भी दौर में हो गया ना। 7,000 पर डे के हिसाब से कर्जे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो गैस की कीमतें इन्होंने बहुत बढ़ा दी, गैस की कीमतें इन्होंने बहुत बढ़ा दी। इसके अलावा दीगर कई टैक्सेस लगा दिए उस दौर के मुकाबले में। मगर आप इसको कंपेयर करें तो अवाम को क्या सहूलत दी है? इसके मुकाबले सहूलत क्या दी है? ये कोई सहूलत नहीं मिली है अवाम को। कोई एक सहूलत उन्होंने अवाम को नहीं दी, बल्कि अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए इस मुल्क के अंदर में 1 साल के इनकी हुकूमत में। उसके अलावा 3 साल की हुकूमत को अगर मिला है वो थोड़ा सा वो मजीद है। ये सिंध के अंदर मुतमईन काम से ये जो कुछ हो रहा है, हम तो ये सवाल कर रहे हैं इनसे, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मेरा तो सवाल भी यही था, उस पे आवाज सिंध का तालीमी निजाम ऊपर गया या डाउन गया? 40 साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं, क्या सिंध का गुर्बत की लकीर से निकले लोग या गुर्बत की लकीर के अंदर मजीद आए हैं? तो आप 40 साल के रिकॉर्ड में देखें क्या लोगों ने बाहर जाना पसंद किया? ये अवाम में पसीराई कैसी है? वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। आज सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश में हमारे लोग तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि यूक्रेन और दीगर मकामात में हमारे स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए पढ़ता है इनको। तो कहाँ है तालीम? यहाँ पर तालीम कहाँ है? सब तालीमी इदारे हैं। वो वोट कैसे मिल रहे हैं? और सर एक चीज आपके इंफॉर्मेशन में और जरूर कर दें। कराची यूनिवर्सिटी जो बनाई गई ना, 1400 एकड़ जमीन वहां पे पड़ी हुई है, जिससे पूरे सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान मुस्तफिद होता है। वहां पे अगर तालीमी इदारे यूनिवर्सिटियां वहां पे बना दी जाए इंटरनेशनल लेवल की, मगर नीयत हो काम करने की तब ना। जवाब दें। तालीमी निज़ाम सिंध का ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से सारी तीनों सूबों से लोग कराची यूनिवर्सिटी में, हमारी NED में, कराची की सिंध की यूनिवर्सिटियों में लोग दाखिला लेते हैं। हेल्थ का निज़ाम आप देख लें, तीनों सूबों से लोग सिंध में इलाज करवाने के लिए आते हैं। मुझे बता दें कि आप ये सिंध का कोई बंदा पंजाब में इलाज कराने के लिए गया हो, बलूचिस्तान गया, और ख़ुद KPK में जहाँ पर वो तहरीक इंतशार की हुकूमत चल रही है कोई 15 साल से, तो ये भी इक़्तिदार में, वहाँ पर कितने लोग जाते हैं सिंध से इलाज करवाने? अब देखिए हेल्थ का निज़ाम वहाँ से कोई नहीं आता इलाज करवाने का। कहीं कोताही होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये फरिश्तों की गवर्नमेंट है या हम लोग सारे बड़े ही हो सकता है कहीं गलतियां हमसे भी हुई हो, कहीं गलत हो रहा हो, लेकिन ऐसा तीनों सूबों से रोल मॉडल सूबा है हमारा सूबा सिंध, जिसकी वजह से आज हमें वोट मिलता है। और आइंदा मुझे बता दें कि इनके पास उम्मीदवार हैं सूबे सिंध में, सूबाई सीटों पर, जो कि सिंध में 170-80 सीटें, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। ये घूम फिर के वही 13-14 जो उनको एक छूट दी गई है ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से,
रिश्वत लेकर करप्शन करके जो उनको एक छूट दी जाती ताकि वो गुंडागर्दी फसायत करके वहां पे थप्पे मार के लोगों को जीतने का मौका दिया जाता है ना। ये सिलसिला खत्म करके ईवीएम मशीन लेके आए, ईवीएम मशीन लाए, आवाम को वोट का हक दे, अंगूठे को आवाम का वोट का हक दें। बायोमेट्रिक मामूली सिम में आता है, उसको कौम को जब आपको दोबारा इख्तियार मिले तो ले आना जब इख्तियार तो ले आए। आपने रोल बैक किया भाई, आपने रोल बैक किया इस कानून को, आपने रोल बैक किया इस कानून को, आप लोग उसके जिम्मेदार हो। होने जा रहा है ईद के बाद वाकईतन है कोई नतीजा निकलेगा जो तहरीक चल रही है या चलाई जाने की इंडिकेशन दी है उसके हवाले से संजीदा है या फिर मफामत का शिकार हो? देखें, जदोजहद तो है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है। और जब लोग एक सही बात के लिए लड़ रहे होते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि फतह होगी या शिकस्त, बिल्कुल ठीक वो है। सही बात के ऊपर लड़ते रहते हैं जब तक वो जिंदा होते हैं। अब यूथिया इनकलाबी हो गया। अब जो है ना ये जो है वो जब तक पीटीआई का एक भी वर्कर मौजूद है ये तहरीक चलती रहेगी और ये नुमाइंदगी आवाम की होती रहेगी। कहाँ है तहरीक इंसाफ की तहरीक, कहाँ है? हर जगह जहां आवाम के हुकूक की बात होगी वो तहरीक की बात होगी। इस वक्त अगर मैं आवाम के हुकूक की बात कर रहा हूँ तो ये आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये हम करते रहेंगे जब तक हम लोग हैं उस वक्त तक हम में जो रहे हो बस वही। अरे आप लोग 35 साल इख्तियार में रहकर भी कुछ नहीं कर सके। आप लोग गोद में बैठकर जनरल बाजवा को बाप कहकर आपने 3.5 साल गुजार लिए। जब उसने बोला बेटा उतरो दूसरी कुर्सी पर बैठो, मैं थक गया हूं तो मैं बैठा। सर अभी झूठ बोलते हुए इनको शर्म आती नहीं है। 35 सीटों पे जनरल बाजवा ने पंचर डाल के सीटें पीटीआई की जो है ना वो गायब की ताकि जो पीटीआई की लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बने और उनको रिजिम चेंज करने में आसानी हो। खैर नहीं मिला, लेकिन चले खैर है, अब ये बात एक दूसरी तरफ चली जाएगी, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया और गुफ्तगू ऐसी है कि इसके ऊपर मज़ीद बहुत सारे मामलात पर बात हो सकती है, गुफ्तगू को जारी रखा जा सकता है वाक़तन। मगर अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब का, जनाब सलीम सचवानी साहब का मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए और शामिल गुफ्तगू रहे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।